नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 13 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। नोरो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं। पहला कथन हम देखते हैं, यह एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो एंसेफेलाइटिस का कारण बनता है। ध्यान रखें, यह वायरस एंसेफेलाइटिस के कारण के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रमुख रूप से इसके माध्यम से जब भी कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो प्रमुख रूप से उल्टी आना, उसी के साथ साथ डायरिया, पेट दर्द की शिकायत प्रमुख रूप से मानी जाती है। इस आधार पर पहला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा, आमतौर पर इसके वाहक माने जाने वाले जंगली जानवरों में रैकून, चमगादड़ और लोमड़ी शामिल हैं। तो ध्यान रखें, इस वायरस का जब वाहक की बात होती है तो यह मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। जानवरों के माध्यम से इसके प्रसार होने के प्रमाण नहीं है, इसीलिए दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। दोनों कथन गलत हैं, तो आंसर आपका है डी, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वर्तमान में केरल में नोरो वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं। जब हम नोरो वायरस की बात करते हैं तो इसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहायो में स्थित नॉर्वॉक शहर के आधार पर रखा गया है, जहां 1968 में इस वायरस का एक बड़ा प्रकोप सामने आया था। आप ध्यान रखें, इस वायरस से बचने का प्रमुख उपाय यही है कि जो व्यक्ति इससे प्रभावित है उसके संपर्क में हम ना आएं, ना उससे किसी प्रकार हाथ मिलाएं, और जो भी ऐसी सतह है जहां पर इस वायरस का प्रभाव हो सकता है, जो व्यक्ति बीमार था उसने अगर उस स्थान को छुआ है तो वहां पर हमें अपना संपर्क बनाने से बचना चाहिए। प्रमुख रूप से जो भी हम फल या सब्जियां खाते हैं उनको धोकर एक तरह से खाने का प्रयास करना चाहिए, और साथ साथ लगातार हाथ धोने के माध्यम से भी इस वायरस का जो प्रसार है उसको रोका जा सकता है। ध्यान रखें, इसे विंटर वोमिट वायरस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सर्दियों में प्रमुख रूप से प्रभाव डालता है और इसमें उल्टी तथा डायरिया और पेट दर्द प्रमुख रूप से होता है। आज के अपने दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। ध्यान रखें, राज्यपाल के प्रति नहीं, यह विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, मंत्रियों के वेतन और भत्ते मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा चुने गए कैबिनेट मंत्री द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जब हम मंत्रियों के वेतन और भत्ते की बात करते हैं उसमें अगर हम मुख्यमंत्री को भी साथ साथ शामिल कर दें तो प्रमुख रूप से इसका जो निर्धारण है वो राज्य की जो विधायिका होती है उसके द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से सामान्य तौर पर किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका दूसरा कथन गलत हो जाता है। दोनों कथन गलत हैं, इसीलिए आंसर आपका डी, कोई भी नहीं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि राजस्थान में वर्तमान जो सरकार है उसके द्वारा कैबिनेट में एक परिवर्तन किया जा रहा है। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तैलिन मैनुअल का सटीक विवरण है। तैलिन, ध्यान रखें, एस्टोनिया देश की राजधानी है, उसी आधार पर तैलिन मैनुअल का यहाँ पर नाम लिया गया है। जब हम तैलिन मैनुअल की बात करते हैं तो इसका प्रमुख रूप से जो उपयोग है वो साइबर क्षेत्र में होता है। इस आधार पर आपका आंसर सी सही है। यह इस व्यवस्था पर एक अकादमिक गैर बाध्यकारी अध्ययन है कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून साइबर संघर्षों और साइबर युद्ध पर लागू होते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वर्तमान में भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनके द्वारा यह कहा गया है कि खासतौर से कोविड-19 की महामारी के समय भारत में साइबर अपराध के जो मामले हैं उनमें 500% की एक तरह से वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध को रोकने की जब बात की जाती है तब तैलिन मैनुअल को एक प्रमुख हथियार के रूप में माना जाता है। जब हम तैलिन नियमावली या तैलिन मैनुअल की बात करते हैं तो इसका विकास नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यानी CCDCOE इस संस्था के द्वारा लंबे समय के अनुसंधान के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, और इसकी पहली जो प्रति है मूल रूप में वो 2013 में प्रकाशित की गई थी। यानी किसी भी तरह की साइबर अपराध की प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, अलग अलग देशों की सरकारें क्या क्या उपाय कर सकती हैं, वो इस मैनुअल में एक तरह से प्रमुख रूप से दिया गया है। और इसी के माध्यम से आप ध्यान रखें कि जो भी नीति और कानूनी विशेषज्ञ हैं वो इसको एक आवश्यक साधन के रूप में, जो भी इसमें अलग अलग साधन दिए गए उनका उपयोग करके वैश्विक स्तर पर या किसी देश विशेष में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयोग करके साइबर संचालन की जो प्रक्रियाएं हैं उनको चलाते हैं। यानी अगर साइबर संबंध में कोई अपराध होता है तो किस तरह से उसकी रोकथाम करनी है, उसके संबंध में इस नियमावली का प्रमुख रूप से पालन किया जाता है। आप ध्यान रखें, नाटो का कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यानी CCDCOE इसका मुख्यालय एस्टोनिया की राजधानी तैलिन में है। इसीलिए ये जो प्रकाशित दस्तावेज है साइबर के संबंध में उसको
तैलिन नियमावली के नाम से जाना जाता है। आप ध्यान रखें, इसका जो मूल दस्तावेज है जिसको 2013 में जारी किया गया था, वह गंभीर श्रेणी के जो साइबर ऑपरेशन होते हैं उनको संबोधित करता है। यानी किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश को लक्षित करके कोई साइबर अपराध करना, जहां पर किसी देश की सुरक्षा या परमाणु हथियारों का जो कार्यक्रम है उसमें किसी तरह से व्यवधान डालने का प्रयास करना। तो उसके लिए प्रमुख रूप से 2013 का जो पहला मैनुअल है उसने एक तरह से कार्य किया था। 2017 में इसका दूसरा संस्करण आया था, जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन की हमारी जो घटनाएं हैं उनमें जो भी एक तरह से साइबर अपराध की घटनाएं होती हैं उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, वो एक तरह से यहाँ पर दिया गया है। ध्यान रखें, इस तरह के जो साइबर अपराध है प्रमुख रूप से वो किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने का प्रयास नहीं करते हैं। वो सामान्य रूप में लोगों के कार्य करने की जो स्थितियां होती हैं उनमें बाधा एक तरह से डालते हैं। जैसे अगर हम बात करें मोबाइल बैंकिंग का जो नेटवर्क है उस पर कुछ वायरस के माध्यम से प्रभाव डालना, इसी के साथ साथ जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं IoT, उनसे संबंधित जो उपकरण हैं उनमें कुछ व्यवधान डालना। तो इस तरह की जो घटनाएं जो दिन प्रतिदिन के स्तर पर लोगों को प्रभाव में डालती हैं उनको प्रमुख रूप से यहाँ पर लक्षित किया गया था 2017 में। तो 2013 की तुलना में 2017 में सामान्य घटनाओं में जो साइबर एक तरह से अपराध का उपयोग हो रहा था उसको लक्षित किया गया था। वर्तमान में इस तैलिन मैनुअल को माना जाता है कि साइबर से संबंधित जो भी अलग अलग मुद्दे हैं उनसे निपटने के लिए कानूनी सलाहकारों और नीति विशेषज्ञों, इनके लिए एक प्रभावशाली संसाधन के रूप में यह विकसित हुआ है। तैलिन मैनुअल का जो तीसरा संस्करण है 3.0, इसको 2021 में शुरू किया गया है और ये 5 वर्ष का एक तरह से कार्यक्रम है जिसमें अलग अलग विशेषज्ञों के माध्यम से एक नई नियमावली या मैनुअल जारी किया जाएगा, जिससे अन्य प्रकार के जो साइबर के अपराध हैं उनको एक तरह से कैसे हल किया जाए उसके संबंध में चर्चा की जाएगी। हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी, ताप्ती, तवा और शरावती। इस प्रश्न को करने से पहले प्रमुख रूप से नदियों का जो प्रवाह है उसकी दिशा हम देख लेते हैं। उसके आधार पर इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यह प्रश्न हमने इसलिए पूछा है क्योंकि साबरमती नदी के किनारे छठ पूजा को मनाने की जो घटना है उसके संबंध में यहाँ पर एक इमेज दी गई है। इसी आधार पर हमने भारत में पश्चिम की दिशा में बहने वाली जो नदियां हैं उनके संबंध में आपको प्रश्न पूछा है। आप ध्यान रखें, लूनी नदी की बात करें हम, साथ साथ साबरमती, माही, नर्मदा या तापी, ये सभी पश्चिम दिशा में बहती हैं। जहां तक तवा नदी की बात करें तो ये नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसी के साथ साथ शरावती नदी की बात करें, कर्नाटक में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जिस पर भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में एक जलप्रपात जोग जलप्रपात भी स्थित है। इसीलिए जितनी भी नदियां हमें विकल्प में दी गई हैं सभी पश्चिम दिशा में बहती हैं। आप ध्यान रखें, नर्मदा भारत में पश्चिम की दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर सभी विकल्प आपके सही हैं। इसी आधार पर आपका आंसर हो जाता है डी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। डेली क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं जहां पर यूपीएससी की परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2017 में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो यहां पर आपका विकल्प सही है सी। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। संसदीय लोकतंत्र में जो भी चुनकर व्यक्ति आते हैं वही एक तरह से मंत्रिपरिषद के माध्यम से सरकार को संचालित कर रहे हैं। तो चुने हुए जो सदस्य हैं वो एक तरह से जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्हीं के द्वारा एक तरह से इस व्यवस्था में सरकार को आगे संचालित किया जाता है। हमारा प्रश्न का जो कथन है और हमारे उत्तर में जो कथन सी है वो एक तरह से इसके सिद्धांत में मेल खाता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाता है सी। डेली क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा कर रहे हैं जिसमें आरबीआई के द्वारा एकीकृत लोकपाल योजना 2021 को प्रारंभ किया गया है। इसे हम इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम भी कहते हैं। ध्यान रखें, इस योजना के माध्यम से वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल की जो स्थिति है उसको एक तरह से एकीकृत कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन की योजना 1995 में जब शुरू की गई थी तो उद्देश्य ये था कि जो भी बैंकिंग क्षेत्र में हमारी समस्याएं हैं अगर बैंक के माध्यम से हल नहीं हो पाती हैं तो अंतिम रूप से
आरबीआई की तरफ से एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से उस समस्या का समाधान किया जाए। बैंकिंग ओम्बुड्समैन या बैंकिंग लोकपाल इसी कार्य को प्रमुख रूप से संचालित करता है। अगर बैंक में आपकी शिकायत 30 दिन के अंदर यानी 1 माह के अंदर हल नहीं होती है, आपके पास अपनी समस्या को अंतिम रूप में बैंकिंग लोकपाल या बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास ले जाने का एक तरह से विकल्प होता है और वहां पर समाधान आपको 1 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। बैंकिंग लोकपाल, ध्यान रखें, आरबीआई के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो वर्तमान जो परिवर्तन किया गया है, यहां पर एकीकृत बैंकिंग लोकपाल जो योजना लाई गई 2021, इसके माध्यम से वर्तमान में आरबीआई की लोकपाल के संबंध में जो 3 योजनाएं हैं, यानी बैंकिंग लोकपाल 3 अलग अलग योजनाओं के माध्यम से संचालित होते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 जो सामान्यतः हमारे जो अनुसूचित व्यापारिक बैंक हैं उनके साथ में संबंधित है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 में, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में आपकी कोई शिकायत है तो 2018 के कानून के माध्यम से उसका हल किया जाता है। तीसरा, डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019, डिजिटल भुगतान के संबंध में अगर कोई समस्या है तो अंतिम रूप में इस कानून के माध्यम से बैंकिंग लोकपाल के द्वारा जो भी आपकी समस्या है उसका हल किया जाता है। तो इन तीनों को एकीकृत रूप में करके 2021 की इस नई योजना को लॉन्च किया गया है, यानी अलग अलग 3 योजनाएं नहीं है, अब एक योजना यहां पर होगी। आप ध्यान रखें, भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित 3 कानून हैं जिसके माध्यम से शक्ति प्राप्त होती है कि वह बैंकिंग क्षेत्र में शिकायतों को अंतिम रूप में निवारण करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना बना सकता है। पहला, ध्यान रखें, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45L और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18। ये अलग अलग कानून उसको अधिकार देते हैं कि बैंकिंग लोकपाल जैसी योजना को वो संचालित कर सकता है। आरबीआई की बैंकिंग लोकपाल योजना का प्रमुख रूप से उद्देश्य ये है कि अगर बैंक के माध्यम से 30 दिन के अंदर किसी भी समस्या का जो ग्राहक के द्वारा प्रस्तुत की गई है बैंक को, उसका हल नहीं होता है तो एक शुल्क मुक्त निवारण जो प्रणाली है वो बैंकिंग लोकपाल के माध्यम से उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान में आप ध्यान रखें, जब हम बैंकिंग तंत्र की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से जो अनुसूचित हमारे व्यापारिक बैंक हैं और साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वो प्रमुख रूप से इसमें शामिल थे। और जब हम सहकारी बैंकों की बात करते हैं तो अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक एक तरह से बैंकिंग लोकपाल योजना में शामिल थे, लेकिन गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक इसमें शामिल नहीं थे। तो यहाँ संशोधन के माध्यम से आरबीआई ने यह भी एक व्यवस्था की है कि इस योजना के दायरे में अब गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल हो गए हैं जिनमें जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। इसी के साथ साथ नए संशोधन के माध्यम से आरबीआई ने यह कहा है कि आप भौतिक रूप में स्वयं या ईमेल के माध्यम से अपनी जो शिकायत है वो दे सकते हैं और इसके लिए प्रमुख रूप से एक केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है आरबीआई के चंडीगढ़ कार्यालय में। यानी केंद्रीय रूप में जो भी शिकायतें हैं वो इस चंडीगढ़ ऑफिस में प्राप्त की जाएंगी और संसाधित करके जो भी उसका हल है वो अंतिम रूप में उपभोक्ता को जब मिलेगा उसके संबंध में भी सूचना यहां पर एक केंद्रीकृत रूप में जमा की जाएगी। इस योजना में आरबीआई के द्वारा आरबीआई में उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के जो प्रभारी कार्यकारी निदेशक होंगे उन्हें अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना 2021 जो नए रूप में लाई गई है उसमें आरबीआई ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 14448 जिस पर सुबह 9:30 से लेकर शाम 5:15 बजे तक आप कॉल करके लोकपाल के संबंध में जो भी एक तरह सूचना है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और ये हिंदी, अंग्रेजी और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में अभी उपलब्ध है। आगे चलकर अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसको उपलब्ध कराया जाएगा। ये हमारा 13 नवंबर 2021 का दैनिक क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।